नमस्ते जी। मेहरबान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, पिछले ही अध्याय में हमने खुद के ऑरा को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे शक्तिशाली बनाएं, कैसे बाहरी शक्तियों से सुरक्षा चक्र बनाएं, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे कार्यस्थल, जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी हम बसते हैं, उन व्यवस्थाओं को कैसे सुरक्षित करें, उसकी ऑरा को कैसे शक्तिशाली बनाएं। चाहे कोई भी संरचना हो, चाहे वो आपका शरीर हो या शरीर से बाहर कोई कमरा हो, कमरे से बाहर कोई घर हो, घर से बाहर कोई बड़ा महल हो, कोई भी एक संरचना हो, उसका अपना एक ऑरा होता है और उसका ऑरा यानी कि आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल को शक्तिशाली आप जितना बनाएंगे, उसके भीतर आपका आभा मंडल शक्तिशाली जरूर होगा, क्योंकि बाहर शक्ति से भरा हुआ है तो अंदर शक्ति से जरूर भरेगा। ये हम इसे ऐसे समझ लीजिए, यदि आप घर को ठंडा करते हैं तो आपका कमरा भी ठंडा होगा और आपको भी शीतलता प्राप्त होगी। आप भी कूल रहेंगे, शीतल रहेंगे, है ना? और क्योंकि आपका शरीर शीतल है तो आपका मन भी शीतल रहेगा। जिस ऑरा की हम बात कर रहे हैं वो शुद्ध होता है, शक्तिशाली होता है, ऊर्जा से बढ़ता है अपने वास्तु की वजह से। और वास्तु तो खैर जो बन गया सो बन गया, या जो हम बदल रहे हैं सो बदल रहे हैं, या जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेकी वास्तु जो हम करते हैं उसमें हम तोड़ फोड़ नहीं करते, घर की चीज़ों को बदलते नहीं हैं। ये बहुत अर्जेंट हुआ तो बहुत, मतलब कि 5% 6% ही ऐसी व्यवस्था होती है जिससे हम तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी रेकी वास्तु में हम केवल रेमेडीज़ के द्वारा, केवल क्रिस्टल्स के द्वारा, केवल ऊर्जाओं को सही दिशा में फ्लो करा करके ही वास्तु को हम ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे घर और कार्यस्थल रहे हैं जहाँ बहुत कुछ तोड़-फोड़ करना चाहिए था हमारे जो ट्रेडिशनल वास्तु के अनुसार, लेकिन उसे रेकी वास्तु के अनुसार सँभाला गया कि ताकि लाखों का खर्चा बच जाए। तो आइए समझते हैं कैसे हम ऊर्जाओं को व्यवस्थित कर पाएँगे अपने कुछ सरल उपायों से, जिससे हमारा कार्यस्थल, घर का ऑरा शक्तिशाली बना रहे, उसका आवागमन बिल्कुल ओके रहे, जहाँ हम सब अच्छे से काम कर सकें। सबसे पहले समझिए कि घर हो या कार्यस्थल हो, क्या हो रहा है वहाँ? अलग-अलग तरह के लोग आ रहे हैं, कुछ जूते पहन के आ रहे हैं, कुछ खाली पैर आ रहे हैं, है ना? आजकल के समय में ज़्यादातर कार्यस्थलों पर आप मना नहीं करते हैं लोगों को जूता बाहर निकाल कर के आएँ। लोग चप्पल जूते पहन कर ही आते हैं। जहाँ जो भी वो उन्होंने अपने पैरों में स्पर्श किया है, जूतों में स्पर्श किया है, वो सब कुछ आपके प्रेमाइशस में, आपके कार्यस्थल में पहुँच रहा है। तो ये तो बड़ी दुखद बात है ना? तो ये कारण होता है कि कैसे नकारात्मकता आ जाती है। घरों में लोग अलग-अलग जगहों पे हम गए हैं, कहाँ से कैसी मानसिकता लेकर के आए हैं, कैसी जगह पे बैठ के आए हैं, क्योंकि जहाँ से अभी हम होकर आए हैं, वो बहुत ही कठिन है या तेवर बहुत सुखद है। तो जो कठिन है उसकी वजह से कैसी मानसिकता, कैसा ऑरा लेकर आया है। भाई, अगर हम किसी और के कार्यस्थल या घर से होकर आए हैं जहाँ वैसे भी बहुत नकारात्मकता थी, तो हमारे आभा मंडलों में नकारात्मकता आ गई। हम अपने घर में आए, घर में सो गए, तो वो नकारात्मकता फिर यहाँ भी आप पे हो गई, और ऐसे इकट्ठा होते 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 ये घर भी या ये कार्यस्थल भी वैसे ही नकारात्मकता से भर गया। तो अब हम समझते हैं क्या ऐसी व्यवस्था करें। रोज 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 दीपक जरूर जलाएं। जी हाँ, दीपक, जैविक तेल का दीपक हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल में जरूर से जलाएं। जैविक तेल मतलब कि सरसों का तेल, चावल का तेल, जो किसी आप खा सकते हो ना, वो तेल होता है जैविक तेल। तो जैविक तेल का दीपक जरूर जलाएं। सबसे अच्छा सरसों का तेल है, आप उस तेल का दीपक जलाएं, रोज जलाएं। और इसी में इसी में दूसरी रेमेडी भी है कि उस दीपक को, अच्छा, सबसे अच्छा तो होगा 3 दीपक जलाएं घर में। एक पूजन स्थल में जो घर के मध्य में होता है अक्सर, या घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में होता है, वहाँ एक दीपक जलाएं। घर के मेन डोर के राइट साइड में एक दीपक जलाएं, जो कि पितरों के लिए होता है, वो पितरों के नाम पे जलाया जाता है। और एक घर के बाहर जो तुलसी का पौधा होता है वहाँ लगाते हैं, या घर के मुख्य द्वार के आसपास लगाते हैं। तो ये 3 दीपक तो होना ही चाहिए। तो वो 3 दीपक को लगाने से पहले अपने पूरे घर में, हर कमरे में
ज़रूर से घुमाएँ। ये दीपक लेके घुमाते ना माताएँ हमारी करती हैं, हमारी संस्कृति में ये सब बहुत पहले से था। ये रेमेडी आज मैं आप लोगों को अपनी पुरानी ही बातों को बता रहा हूँ, कुछ नया खोज कर नहीं लाया हूँ भाई। तो वही चीज़ जो होता ही है, दादी माँ किया करती थी, माताजी किया करती थी, अब हम करना भूल गए हैं कहीं न कहीं, क्योंकि हमारी जीवन व्यस्त हो गई है। एकल परिवार में रहते हैं हम, पहले वो परिवार का झुंड हुआ करता था, हमारे पास दादी भी है, चाची भी है, माँ भी है, बड़ी माँ भी है, बुआ भी है आस-पास। तो परिवार में बहुत लोग हुआ करते थे, पुरुष स्त्री सब मिलके घर को सँभालते थे। तो ये लेकर के जाइए और हर कमरे में दीपक बिठाइए। दैनिक दिन का दीपक नकारात्मकता को एकदम से काट देता है, सोख लेता है, खत्म कर देता है। दीपक में ही एक चीज़ और कुछ लोग ऐसा करते हैं, एकदम छोटी सी पतली सी बाती बनाते हैं, है ना? और दिमाग में चलाते हैं कि बहुत देर तक हमारा दीपक जलेगा। गलत है ये, बेवकूफ़ी है ये, ऐसा नहीं करना। नहीं होता है ना, एकदम कम फ्लेम में अगर आप सब्जी पकाने के लिए डालोगे, तो अगर ज्योति रहेगी ही नहीं, कितनी देर में खाना पकेगा? नहीं पकेगा। तो वैसे ही दीपक की रोशनी तेज़ हो, भले वो कम टाइम पे एक दीपक आपने बारा, दीपक की बाती थोड़ा बड़ा बनाए ताकि ज्योति थोड़ी तेज़ हो, और कम से कम जो पूजन स्थल में जो लगाया है, पूजन स्थल का वहाँ का वातावरण गर्म तो हो। हाँ, एक गुनगुनाहट तो आए वहाँ, एक तेज रोशनी तो फैले। पूजन स्थल जितना बड़ा मंदिर है, जितना ही बड़ा पूजन स्थल है, वहाँ से बाहर तक रोशनी आनी चाहिए। कमरे घर को अंधेरा कर दिया, दीपक जला है, तो दीपक की रोशनी फैलनी, ऐसा दीपक जलाएँ। भले वो आधे घंटे की जगह 1 घंटे की जगह 10 मिनट ही जले, है ना? तो वैसा जलाएँ। ये तीसरी रेमेडी हो गई, मतलब एक ही दीपक के 3 तरीके की रेमेडी हो गई, इसको एकदम गाढ़ बाँध लो। अब आते हैं चौथा, नमक के पानी से। सी सॉल्ट, कोई ऐसा महँगा सॉल्ट खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, जो घर में जो नमक खाते हैं ना, जो सरकारी वाला, सबसे अच्छा वही होता है, चाहे सेहत के लिए हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से प्रयोग करने के लिए हो। सी सॉल्ट, सी सॉल्ट ही क्यों सबसे अच्छा बोल रहा हूँ? तो ये भैया आपकी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पानी के साथ वही है। 70% पानी है और 70% पानी में नमक ही डला है, तो वही पानी का नमक, नमक पानी और नमक के बहुत सारे अच्छे प्रयोग मैंने बता रखे हैं, जाके वीडियो को देखिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो उसे पोछे के पानी में डाल दीजिए। कितना नमक डालें? एक कमरे में अगर आप कुछ 2-3-4 कमरों का आपका घर है, तो 1 बाल्टी पानी अगर आप पोछा लगा रहे हैं, रोज़ लग रहा है तब की बात है। ये नहीं कि 1 हफ्ते 10 दिन में अगर लगा रहे हैं, रोज़ तो पोछा लग रहा है ना, अगर साफ़ है। अगर घर गंदा है तब तो फिर आपको समझना होगा। बाल्टी में इतना नमक हो कि आप अगर स्वाद लेके देखें पानी को, तो आपको नमकीन लगे। ये नहीं 1 बाल्टी पानी में थोड़ा-सा नमक डाल दी, नहीं, आपको नमकीन लगे। अब चखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदाज़े से समझ में आ जाता है, पोछा की बाल्टी है। और अगर फिर भी समझ में ना आए, तो एक साफ़-सुथरी बाल्टी लो, उसमें नमक डालो, पानी डालो, चख कर देखो नमकीन हो गया, हाँ, तो उस बाल्टी को पोछे वाली बाल्टी में डाल लो। बहुत गहराई से समझाना पड़ता है बच्चों की तरह आप लोगों को। 5वां, घर की व्यवस्था कुछ ऐसी हो, घर को कुछ इस तरीके से बनवाएँ। ये वास्तु का बहुत गहरा टिप है भाई, कि सूरज की रोशनी घर में आनी चाहिए, कैसे भी। खिड़की के द्वारा, रोशनदान के द्वारा घर के अंदर सूरज की रोशनी आनी चाहिए। घर को ऐसे बनाएँ कि घर के तकरीबन सारे कमरों में सूरज की रोशनी पहुँचे, लाइट पहुँचे। अगर सूरज की रोशनी का मतलब ये नहीं कि धूप पहुँचे। अगर दिन है, उजाला है, तो सूरज की रोशनी, अगर घर में उजाला पहुँच रहा है मतलब सूरज की रोशनी पहुँच रही है। और अगर सूरज की रोशनी नहीं पहुँची तो घर के जितने भी हिस्से में पहुँची, बहुत अच्छी बात है। जहाँ नहीं पहुँच रही है वहाँ दीपक का जलना बहुत ज़रूरी है। रोशनी मोमबत्ती हो या दीपक हो, कैंडल हो, किसी भी तरीके से आप जलाइए, लालटेन जलाइए भले ही, लेकिन हफ्ते में 1 दिन, 3-4 दिन में 1 दिन अगर वहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं, सो रहे हैं उस जगह पे, तो तकरीबन रोज़ वहाँ प्रज्वलित करें, क्योंकि वहाँ अग्नि तत्व की कमी हो जाती है, और अग्नि तत्व की कमी मतलब ऊर्जा की कमी। और यदि सूर्य की रोशनी कैसे भी वहाँ पहुँच रही, तब तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारी नकारात्मकता टॉयलेट से भी आती है, तो टॉयलेट को बहुत क्लीन रखना है, बहुत ही साफ-सुथरा। चाहे किसी को पैसे दे के कराओ, चाहे खुद करो। टॉयलेट हमेशा साफ होनी चाहिए, टॉयलेट से स्मेल नहीं आना चाहिए। बढ़िया से उसकी क्लीनिंग करके रखें, और कभी-कभी हफ्ते में 1 बार वहाँ एक कैंडल ज़रूर जलाया करें, है ना? अगर बहुत इस्तेमाल होने वाला टॉयलेट है तो छोटा-सा कैंडल, एक प्यारा-सा कैंडल जलाएँ वहाँ, या लेमन फ्लेवर का, नींबू का जो फ्लेवर होता है, लेमन ग्रास का जो फ्लेवर होता है, उसकी इत्र या खुशबू या एसेंशियल ऑयल या कुछ भी ऐसा, जो नींबू की खुशबू फैलाता हो, वैसी खुशबू का प्रयोग करें, जिससे आपका वॉशरूम, आपका टॉयलेट बिल्कुल क्लीन महसूस होगा, बिल्कुल क्लीन वाइब्रेशन आएगी वहाँ से।
और इतना आपने कर लिया तो टॉयलेट का दरवाज़ा आप बंद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सही मायने में तो कहूँ, टॉयलेट ऐसा रखो कि टॉयलेट का दरवाज़ा अगर खुला भी छोड़ दे तो भी वहाँ से नकारात्मकता ना आए। वहाँ बैठ के अगर घंटों भी बिताना पड़े तो भी वहाँ बिता सके, तो टॉयलेट ऐसा होना चाहिए। अपने वॉशरूम टॉयलेट में आप सेलेनाइट का प्रयोग, सेलेनाइट प्लेट्स आते हैं, टंबल्स आते हैं, पिरामिड्स आते हैं, बहुत सारे तरीके से आते हैं। मरमूरा सा कुट्टू में रहता है, बहुत गर्म होता है, बहुत प्यारा होता है। जब बाथरूम बन रहा हो ना तो उस टाइल्स के नीचे डलवा दो, हमेशा नकारात्मकता वो सोखते रहेगा। सबसे शानदार वास्तु, रेकी वास्तु का ये सबसे शानदार टिप जो मैं मानता हूँ, बाथरूम की दिशा कहीं पर भी हो, सेलेनाइट को वहाँ डाल दो, नकारात्मकता को वो सोख लेता है। तो अगर खैर ये तो बाथरूम बन चुका है और गलत तरीके से बन गया है, तो बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर कहीं पर भी एक सजावट के तौर पे ही कुछ भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एक गुड़िया, गुड्डा, शेर, पिरामिड, कुछ भी आकार में आपको मिल सकता है वो। सेलेनाइट का प्लेट, तो आप उसको वहाँ वॉशरूम में रख के वो सारी नकारात्मकता वो सोख लेगा। तो ये बहुत शानदार टिप है रेकी वास्तु का, क्योंकि ऊर्जाओं को ही बदलना ही तो रेकी वास्तु का काम है। जिस कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है ना, तो वहाँ कुछ क्रिस्टल्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये 7 चक्रा क्रिस्टल का पिरामिड है। इसमें 7 तरह के क्रिस्टल्स लगे होते हैं। ये ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे क्रिस्टल्स को आप अपने कमरे में रखें, किसी योगी हीलर से हील करा के रखें और महीने के हर पूर्णमासी की जो रात होती है, उसमें इसको बाहर निकालें, चार्ज करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टल्स और बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। इसमें क्लियर क्वार्ट्ज लगा हुआ है और कौड़ियाँ और गोमती चक्र और रुद्राक्ष को मिला के बनाया गया है। तो ये सब अलग-अलग प्रयोग के लिए, तो धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए है। तो आपका वह कमरा जहाँ तिजोरी वगैरह रखते हैं, जहाँ धन रखते हैं और वहाँ धूप नहीं पहुँच रहा है, रोशनी नहीं पहुँचती है, तो इस तरह के क्रिस्टल्स को उस कमरे में रखें। क्रिस्टल देखिए भाई, सबसे मज़ेदार बात बताऊँ आपको, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, लग्ज़री को अट्रैक्ट करता है। यानी कि आप खुद पर खर्च करेंगे, आपके लिए वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। आप घर पर खर्च करेंगे, घर के लिए वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो बहुत गहरी चर्चा ये है कि जिनके पास पैसा होता है ना, धन होता है, उनको हज़ार तरह की प्रॉब्लम होती है। और जिनके पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, उनके पास केवल एक प्रॉब्लम होती है, पैसा नहीं, धन नहीं, है ना? तो जो भी आप कमा रहे हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए खर्च ज़रूर करें। धन के 5 कुएँ होते हैं, इस पर मैं आगे चर्चा करूँ, अगली वीडियो पे चर्चा करूँगा। 5 कुएँ बताऊँगा आपको। 5 कुएँ खोद लीजिए और पाँचों कुएँ में अपने धन को बाँटना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में लग्ज़री ज़रूर आएगी, करोड़पति ज़रूर बनेंगे, धन बहुत आएगा। तो आज का वीडियो क्या था? घर के वास्तु को हम कैसे ठीक करें, घर के वास्तु को तो बहुत अच्छे से, वास्तु की ऊर्जा को कैसे ठीक करें, आभा मंडल को कैसे ठीक करें। रेकी हीलिंग में एक बहुत अच्छा प्रयोग होता है, जिसमें रेकी हीलर्स आपके घर को क्लीन करते हैं। चाहे तो वो आपके घर में आकर करें या चाहे तो क्रिस्टल सेलिंग से भी करें। इस पर मैंने एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देखिएगा। आपको ये सिखाया है कि कैसे घर को क्लीन करते हैं खुद से जा करके, या किसी रेकी हीलर के द्वारा कोई हीलर कैसे आपके घर के आभा मंडल को, आपके घर की ऊर्जा को क्लीन करता है, हर कॉर्नर को क्लीन करता है। उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद ही कर पाएंगे। एक और प्रमुख चीज़ जान लीजिए जो कि ज़रूरी है, आपको पता है लेकिन फिर भी बोलूँगा। हमारे भारत में एक परंपरा रही है कि होली में, एक दीपावली में घर को पूरा डिक्लटर करने का, पूरी सफाई करने का। तो घर के आभा मंडल को बढ़िया बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने घर के हर एक सामान को जो इस्तेमाल नहीं हो रहा उसकी बात कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल हो रहा हो तो हो ही रहा है। जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे एक-एक बार निकालो, क्लीन करो, साफ करो और फिर से उसकी जगह बदल के रख दो। 1 इंच के लिए ही सरका दो, लेकिन सरका दो, साफ करके। और अगर इस्तेमाल हो सकता है तो वापस इस्तेमाल करना शुरू कर दो, चाहे वो वस्त्र हो, कपड़े हो, मशीन हो, कुछ भी हो। जो काम नहीं हो रहा है या तो उसको डोनेट कर दो या दान कर दो, कचरे में बेच दो। भर के पकड़ के मत रखे रहो, उससे कभी भी ऊर्जा सर्कुलेट नहीं होती है। तो ऊर्जा सर्कुलेट नहीं होगा, एनर्जी सर्कुलेट नहीं होगा, स्टक रहेगा, तो बरकत नहीं आएगी। इसके साथ एक और प्यारा टिप ले लो, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कि हमेशा घर में एयर का सर्कुलेशन बढ़िया होना चाहिए। यदि घर का आवामंडल क्लीन रखना चाहते हो, जिस कमरे में एयर का सर्कुलेशन नहीं है, उस कमरे में कुछ ऐसी व्यवस्था करो, एग्जॉस्ट फैन लगवाइए,
पाइप लगा के हवा बाहर निकालने की व्यवस्था कीजिए। एयर का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एयर सर्कुलेशन का मतलब कि एक तरफ से हवा आ रही है, दूसरी तरफ से हवा निकल जा रही है। आप कहीं से बाहर से आए हैं ना, तो आपको कोई स्मेल, कोई बदबू ऐसा फ़ील ना हो, हाँ? आपको मतलब फ्रेश फ़ील हो, आपको बाहर का वातावरण और घर के अंदर का वातावरण एक जैसा लगे। इसका मतलब है कि एयर सर्कुलेशन बहुत सही है। आजकल के घरों में बहुत दिक्कत है, शहर में जो घर बन रहे हैं उसमें एयर सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं होता है। कंजेस्टेड कंजेस्टेड बनाए रहते हैं। अगर ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि जाके अपार्टमेंट में जाके रहो, फ्लैट्स में जाके रहो। रिसर्च ये बताते हैं कि जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनका जिनका बजट कम है, तो सेम बजट में जो ज़मीन में रह रहे हैं और सेम बजट में जो अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट वाले ज़्यादा समृद्ध है। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बना है। वास्तु बिल्कुल बढ़िया से बनाया गया है, सोच समझ के। जो बिल्डर बनाया है, वास्तु को सोच समझ के बनाया है। टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, पूजा रूम कहाँ होना चाहिए। एक बार डिसाइड हुआ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बना हुआ है। तो ऐसे में उनका वास्तु अच्छा है। और क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक बना हुआ है, एयर सर्कुलेशन बढ़िया है। इस तरह एक खिड़की इधर है, एक खिड़की उधर है, बढ़िया सा हवा आ रही है, साफ सुथरी हो रही। तो अगर बजट ज़्यादा नहीं है तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी में मत फंस जाना कि ज़मीन ज़मीन होता है, ज़मीन अपना होता है, अपार्टमेंट अपना नहीं होता, वो ख़राब हो जाएगा। कम बजट है तो अपार्टमेंट ले लो, लेकिन अच्छे घर में रहो, अच्छी व्यवस्था में रहो, अच्छी आभा मंडल में रहोगे तो आपका आभा मंडल अच्छा होगा। आपका अच्छा आभा मंडल अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छे से विचार कर पाओगे, अपने फाइनेंस पर अच्छा काम कर पाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे और फिर जाके लैंड खरीदना। एकर्स में खरीदो ना फिर, एकर्स में खरीदो, बड़ा-बड़ा खरीदो, ठीक है? तो अच्छी जगह पे रहोगे तो अच्छे विचार आते हैं, ये बात को गांठ बाँध के रख लो। है ना? आज जो भी अपने पास व्यवस्था है उसमें सबसे अच्छा जो हो सकता है वो। और एक और अच्छी बात, हमेशा अच्छे लोगों के संगत के आस-पास रहो। तो एक बात मैंने और, ये जो अपार्टमेंट में जहाँ रहते हैं लोग, तो ज़्यादातर देखा गया है कि अपार्टमेंट्स में ना अच्छे लोगों की संगत आपको जल्दी मिल जाती है, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे लोग रह रहे हैं। लोगों का झुंड आपको अच्छा मिल जाता है और फिर कहीं न कहीं कम्युनिटी एक-दूसरे को अच्छा बना ही देती है। सोसाइटी में जो आप रहते हो, यूँ ही घर लेके रहते हो, उसमें आपको ये व्यवस्था कहीं न कहीं नहीं मिल पाती। ये पूरी व्यवस्था आपको बनानी पड़ती है। तो कम बजट है तो इस तरफ जाना और बाद में और लैंड्स खरीदते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके पास अच्छा बजट है तो ये सारी व्यवस्था आप अपने घर में कर सकते हैं। तो इससे उत्तम श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये उत्तम है, ये श्रेष्ठ है। ठीक है? अगर आप ये व्यवस्था कर सकते हैं। मैं आपको कोई फाइनेंस का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं वास्तु के हिसाब से जो सबसे उत्तम हो सकता है आपके बजट में, वो मैंने बताने की कोशिश करी है। इस बात को गहन रूप से सोचिएगा और आगे अपने घर के वास्तु को अपने घर के सुरक्षित और स्वस्थ बना के रखिएगा। रेगी हीलिंग में एक सिंबल होता है उद्रेका, उद्रेका का प्रयोग करके भी आप अपने घर को हमेशा सुरक्षा चक्र में डाल सकते हैं। इसके बारे में हमने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा की है। इस सिंबल का शक्तिपात लेने की आवश्यकता नहीं है। 11 दिन के ही अभ्यास से आप उद्रेका का प्रयोग हमेशा कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। इस वीडियो को दोबारा देख करके पॉइंट्स बना करके लिख लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।